सभी को नमस्कार। हिंदी कविता के हाल ही में प्रकाशित 2 संकलन मेरे सामने हैं। दोनों की कवि महिलाएं हैं। पहले संकलन का शीर्षक है अवधि अंबुदि में पसरा है आकाश और इसकी कवि हैं ज्योत्सना बनर्जी आडवाणी। ज्योत्सना बनर्जी आडवाणी के इस संकलन पर अनामिका ने बहुत सुंदर टिप्पणी लिखी है आरंभ में। इसके पृष्ठ कवर पर प्रख्यात संस्कृति कर्मी और साहित्यकार अशोक वाजपेयी की टिप्पणी है और प्रख्यात कथाकार ममता कालिया ने भी इस पर सराहनापूर्ण कुछ वाक्य लिखे हैं। उनमें से 2 वाक्य मैं पढ़ता हूं। ज्योत्सना बनर्जी के बारे में ममता कालिया कहती हैं, प्राचीन संदर्भों को ये आधुनिक मानस में गूंथ कर समकालीन कविता को पुनः परिभाषित करती हैं। विशेष यह भी कि स्त्री प्रश्नों से जूझते हुए भी ज्योत्सना पुरुष के प्रति कटखनी नहीं होती, अपितु उसे उसके उचित स्थान पर बैठा अपनी अभिव्यक्ति में आगे बढ़ जाती हैं। अशोक वाजपेयी तथा हिंदी की लब्ध प्रतिष्ठ कवि, प्रख्यात कथाकार और स्त्री विमर्शकार अनामिका ने इस बात के लिए ज्योत्सना बनर्जी आडवाणी की सराहना की है कि उन्होंने बंगाल की धरती के रसगंध को हिंदी कविता में उतारा है। तो कदाचित जैसा उनका आशय लगता है, पहली बार हिंदी कविता में ऐसा हुआ है कि बंगला भाषा की मिठास और मुहावरे हिंदी की वाक्य रचना में, कविता में गुथे हैं, उतरे हैं। अनामिका जी ने ठीक ही कहा है कि सोना और बांग्ला की प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्मृतियों का लालित्य ज्योत्सना की इन सुभग कविताओं में मिलता है। प्रयाग शुक्ल जैसे यशस्वी कवि ने भी पुरोवाक इस किताब का लिखा है। इससे हम जान सकते हैं कि कितने दमखम के साथ ज्योत्सना बनर्जी आडवाणी हिंदी साहित्य में उतरी हैं, पदार्पण उन्होंने किया है। और उचित ही हुआ कि बहुत लंबा परिचय कुछ भी नहीं उनके बारे में इस किताब के पिछले पृष्ठ पर दिया गया है। कुल 3 सूचनाएं हैं कि वे आगरा के एक स्कूल में प्रधानाचार्य हैं। इसके पहले एक कविता संग्रह सुधा अन्नपूर्णा नाम से 2019 में उनका छपा है। और शंभू महाराज पर काम करने के लिए रजा फाउंडेशन की फेलोशिप उनको 2021 में मिली थी। क्योंकि ज्योत्सना बनर्जी की किताब बोलती है, इसलिए परिचय तो नहीं दिया, लेकिन जो हिंदी साहित्य के इस समय के 4 बड़े नक्षत्र हैं, उन्होंने मुक्त कंठ से उनकी सराहना की है। यह सत्य है, जैसा ममता कालिया का आशय लगता है, कि बहुत बड़ी जमीन, बहुत बड़ा दायरा ज्योत्सना बनर्जी अपनी कविता का बनाती हैं और स्त्री विमर्श तक वे सिमट करके नहीं रहती। स्त्री विमर्श पर उनकी कविताएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन छूट जाता है कहीं न कहीं स्त्री विमर्श। वे कहीं न कहीं अक्क महादेवी हो जाती हैं जब वे कहती हैं, मैंने अपनी प्यास से पानी को भिगोया, सूखे कपड़ों से सूर्य निचोड़ा, वृष्टि से मेघ बनाए, दास्तानों से शीत निकाला, आग से माचिस की एक तीली बनाई, दृश्य से 2 आंखें बना ली, वेदनाओं से एक शूल बनाया, हाड़ मांस से नहीं, मैं हव्वा के अश्रुओं से बनी हूं, मेरे भीतर रक्त नहीं, हव्वा के अश्रु दौड़ रहे हैं। अब जो खूबी है इस कवि की, ज्योत्सना बनर्जी की, कि वे आदि भौतिक संसार को उठाती हैं, समकालीन संसार को उठाती हैं, स्त्री के जीवन और उसकी व्यथाओं को भी अंकित करती हैं, घर परिवार को भी अंकित करती हैं। कल्पनाशीलता बहुत है, बिंब विधान रचती हैं, कल्पनाएं, अछूती अस्पष्ट कल्पनाएं भी उनके जाल बुनती हैं और कहीं न कहीं अध्यात्म के धरातल को भी छूती हैं। अच्छा ही हुआ कि वे केवल मीरा और अक्क महादेवी नहीं हुई, लंबी दूरी तय करती हैं अपनी कविताओं में। प्रयाग शुक्ल ने लिखा है उनके बारे में,
ज्योत्सना बनर्जी की कविताएं सृष्टि का, प्रेम का, प्रकृति का, मनुष्य और अन्य जीव वनस्पतियों से उसके संबंध का एक उत्सव मनाती हैं। और मैं इन लोगों को जानता हूं, ये ऐसे ही नहीं लिख देंगे, जबकि मैं ऐसे ही लिख भी देता हूं। बहुत आग्रह लोग करते हैं कि अरे सर आप लिख देंगे तो कुछ। काल का बहुत बड़ा फलक उठाती हैं ज्योत्सना बनर्जी। अनंत समय में यात्रा करती हैं, फिर शांत में उतरती हैं, अखंड काल से खंड काल में जाती हैं। विदुवदनी उनकी कविता है, अच्छी कविता है। प्राय सभी कविताएं अच्छी हैं। और जो मैंने कहा कि कहीं कहीं अटपटा सा लगता है, पर वो अच्छा लगता है, हिंदी में पहली बार कुछ ऐसा आया है तो। अलबत्ता प्रेम कविताएं बहुत सी हैं, उनमें पुरुष को संबोधित करती है। जो भी प्रेम निवेदन करने वाली उस कविता में महिला है, लेकिन वो पुरुष को प्रिय प्रिय कहती है। क्यों प्रिय कहती है, यह मेरे समझ में नहीं आया। भाषा के अज्ञान के कारण ऐसा किया है ज्योत्सना बनर्जी ने, या जानबूझ करके पुरुष को प्रिय प्रिय वो कह रही हैं। लेकिन एकाध कविता तक होता तो चल जाता कि मुद्रण का दोष है, लेकिन अनेक कविताओं में पुरुष को स्त्री प्रिय प्रिय कहती है। अच्छा, ये भी नया कुछ हुआ। विद्वदनी में ज्योत्सना बनर्जी कहती हैं, तुम्हारी नींद की रक्षिणी हूँ, तुम्हारे सिरहाने बैठकर पूरी रात सहला सकती हूँ तुम्हारा माथा, तुम्हारे हाथों को मल सकती हूँ घंटों, तुम्हारे तलवों को नमक के पानी का दे सकती हूँ सेक, जब थक के आओ काम से उतार सकती हूँ तुम्हारे जूते, बना सकती हूँ चाय, तुम्हारे लिए तौलिया साबुन कमीज सब जगह पर रख सकती हूँ। ये सब कितना घिसा पिटा लगा होगा तुम्हें, निश्चय ही मुंह बिचकाया होगा निश्चय ही मुंह बिचकाया होगा तुमने अपना मुंह। ये तो फिर गड़बड़ी है, एक ही बार मुंह कर देती बिचकाने के लिए। ये सब घटा नहीं हमारे मध्य, यहाँ से कविता टर्न लेती है, ट्विस्ट हो जाता है। ये सब घटा नहीं हमारे मध्य रही दुनिया, समाचार, खेल, कविताएं और बादल काले। कितना कुछ चाहती रही मैंने चाहा तुम्हारे साथ बिरला तारा मंडल में घंटों बैठना, तुम्हारे जन्म दिवस पर तुम्हारे साथ पापुम पारे की सैर करना। तुम्हें घाघ और पापिष्ठ लोगों से बचाना चाहा, चाहा मैंने कि तुम्हारे लिए गौड़ूं खस खस, इतिहास से ले आऊं नल दमयंती की कथा इत्यादि। इस तरह से कविता चलती है। अंत में कहती है कवि, हम दोनों को देखती हूं तो कुछ नहीं दिखता, नहीं दिखती पृथ्वी, आकाश, ईश्वर। थोड़ी सी वानगी देने के ही लिए कुछ लाइनें और पढ़ता जाऊंगा। उसकी छवि को देखते हुए यह कविता है। उसकी छवि को देखते हुए लगता है जैसे कर्नाटक की ढलवां जमीन पर खड़ी हों असंख्य चंदन की खपच्चियां, जैसे किसी सुकुमार को यज्ञोपवीत के लिए यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम बुलवा रहा हो कोई विशारद। संस्कृत का ज्ञान है यह तो स्पष्ट है, और कई कविताओं में यह ज्ञान प्रतिफलित हुआ है। अदिति कवि हैं ये ज्योत्सना बनर्जी, संवेदनशील कवि भी हैं, मानस में गहराई उनके है। और थोड़े समय से ही हो सकता है लिखती आ रही हो, लेकिन लंबी यात्रा जैसे कर डाली हो ऐसा लगता है। यह जैसे किसी लिखने वाली सहेली को राष्ट्रीय पुरस्कार की सूचना मिली हो फोन पर, लगता है जैसे बीहड़ में वर्षा हुई हो अभी अभी। बिंब विधान भी है, इमेजरी भी लाती हैं, और सुंदर हैं बिंब विधान, कल्पनाएं अच्छी हैं, सौंदर्य बोध का अनूठापन है, और अनछुई कल्पनाएं भी हैं। चमत्कार पैदा करने के लिए भी लाई गई हैं, क्योंकि अष्टभुजा की कविताओं में, नागार्जुन की कविताओं में इस तरह की उपमाएं सहज में आ जाती हैं। पढ़ा होगा बहुत सारे कवियों को, लेकिन पता नहीं चलने देती हैं कि हमने कहीं से उठा ली है। टूटी चप्पल पर तो मैंने बहुत ही खूबसूरत कविता अष्टभुजा शुक्ल की या किसी ऐसे कवि की देखी थी।
मन की चाह कविता में कहती हैं जोशना बनर्जी, कविता मेरे संघर्ष के दिनों में मेरी टूटी हुई चप्पल में भी रह सकती है, एक रुतबे की तरह। आखिरी पंक्तियां हैं इस कविता की। कविता पहुंचे मुझ तक पहले, धन स्वर्ग मोक्ष पहुंचे बाद में। यह कविता के बारे में सहज कामना है और कविता की समझ भी प्रकट होती है इस कवि की। तानसेन समारोह में इस शीर्षक से जो कविता है, एक तो संगीत की समझ है और रसिकता का उत्सव रचती हैं जोशना बनर्जी की कविताएं। परम रसिक के द्वारा सुंदर बयान भी वे हैं और प्राचीन साहित्य की पढ़त, अच्छी पढ़त, उसके द्वारा मार्मिक कल्पनाएं, कल्पनाओं की उड़ान, पुरानी रचनाओं को पेडेस्ट्रल बनाकर उड़ान भरती हैं यह कवि। अगर मेरा नाम पत्रलेखा होता, कुछ इस तरह की कविता है। कहीं कहीं सायास और चौंकाने वाले वक्तव्य भी देती हैं, उसके लिए यत्न करती हैं। इस कविता में वे कहती हैं, मैं अवश्य ही सुन पाती त्रिगुणात्मक ब्रह्मा की स्तुति, देख पाती अंबिका दत्त को घटिका शतक उपाधि पाते हुए। यह तो हिंदी के पाठक शायद नहीं समझ पाएंगे, कहाँ से इन्होंने पढ़ा होगा कि अंबिका दत्त व्यास एक कवि हैं, महान कवि हैं 20वीं शताब्दी के, जिन्होंने शिवराज विजय जैसा कालजयी संस्कृत में उपन्यास लिखा। उस समय जबकि चंद्रकांता संतति और भूतनाथ का युग चलता था हिंदी में, उन्होंने विराट फलक पर ऐतिहासिक उपन्यास संस्कृत में लिखा, बाणभट्ट की भाषा को आज की समय की भाषा से जोड़ते हुए। अद्भुत कुछ उनकी ऐसी प्रतिभा थी कि एक घड़ी में 100 श्लोक बना लेते थे, तो उनको घटिका शतक की उपाधि मिली। चूंकि अंबिका दत्त नाम दिया है और घटिका शतक लिखा है जोशना बनर्जी ने, तो मुझे जो जानकारी है उससे यही मैं समझता हूं कि अंबिका दत्त व्यास, जिनको कि मैं जानता हूं शिवराज विजय उपन्यास के प्रणेता के रूप में, उनका जिक्र वे कर रही हैं। पर यह सब अध्ययन पत्रलेखा वाली कविता में लाना, पत्रलेखा हो जाती तो घटिका शतक उपाधि पाते हुए अंबिका दत्त को देख लेती, ऐसा कैसे हो जाता? ऐसा कुछ सवाल बना रहता है। पत्रलेखा तो बेचारी बहुत ही निरीह पात्र है। बाणभट्ट की कादंबरी में उस पर दो लोगों ने बहुत ही अद्भुत लिखा है, एक तो रविन्द्रनाथ टैगोर और दूसरे जगन्नाथ पाठक, जो हमारे अत्यंत रसिक, सहृदय, प्रतिभाशाली कवि हैं संस्कृत के, और अनोखी कविताएं उन्होंने लिखी हैं। अगर ये लोग जो संस्कृत समझ रहे हैं, हिंदी के नए कवि, ये अगर ऐसे कवियों को पढ़ लें तो कुछ और अनोखा बन सकता है। जैसे जगन्नाथ पाठक हैं, अंबिका दत्त व्यास की चर्चा अगर वो कर रही हैं तो। लेकिन कहाँ से कहाँ पहुंचती है ये इस कवि की कविता। ये एक कविता है, अवनींद्रनाथ आएंगे, ठीक है, बंगाली है कवि, अवनींद्रनाथ की बात करती है, चित्रकला की समझ है। लेकिन उसी में विनोद मेहरा अब कम दिखते हैं, ये तो छू जाने वाली पंक्ति है। पर उसी को छुएगी जिसने कि विनोद मेहरा को कभी फिल्मों में देखा होगा। बहुत सुंदर लेकिन बात कही है। विनोद मेहरा अब कम दिखते हैं, वेबिनार से दंडित रहूंगी पता नहीं कितने दिन। यह भी मेरे लिए बहुत छूने वाली बात है, क्योंकि यह मैं भी कहना चाहता हूँ कि वेबिनार से कितने दिन और मुझे सजा भुगतनी पड़ेगी। हालांकि अब मैं छोड़ रहा हूँ। तो जोशना बनर्जी की कविताएं हैं, कुछ बहुत मीठे अंगूर हैं, बहुत सारे पाठक उनको खट्टे अंगूर कह के विदा भी ले सकते हैं। अतिथि पाठक की मांग करती हैं ये कविताएं, बहुत सहृदय पाठक की भी मांग करती हैं। लेकिन हिंदी कविता की संभावना भी, बड़ी संभावना भी वे बनाए रखती हैं। चिड़िया निकट नहीं आती, यह भी अच्छी कविता है। यथासाध्य प्रयास करती हूं कि दुलारूं उसे, मानव देह से निकलती पाखंड गंध चीनती है। यह जो है कि हम सभी अनुभव करते हैं, लेकिन जोशना बनर्जी ने कह दिया है, मैं तो रोज रोज अनुभव करता हूं।
और यह विपर्यास अनुभव करता हूँ कि बचपन में जब हम छोटे थे तो चिड़िया, जो गौरैया है, हमारे एकदम पास तक फुदकती हुई चली आती थी। हम रोटी का टुकड़ा नीचे पटक देते थे और हमारे हाथ के पास आकर के वह चुग लेती थी। हमारे घरों में चिड़ियाएँ आ जाती थीं, अंदर बेखट के चली आती थीं, इस तरह से जैसे हमारे ही घर परिवार की वे सदस्य हैं। जो गौरैया है, इससे ज़्यादा घरेलू तो पक्षी दूसरा होता नहीं। वो तो आदमी के घर परिवार में बसना चाहती है। हमने कैसे धकेल करके अत्याचार उस पर किया है, उसको बाहर निकाल करके, उसका नतीजा आप भोग रहे हैं। यथासाध्य प्रयास करती हूँ कि दुलारूं उसे, मानव देह से निकलती पाखंड गंध छीनती है। मेरे दूर जाते ही दाना चुगती है। ये कपट मुझसे सीखा है उसने। मेरे पास दाना है, कपट है, चिड़िया नहीं। चिड़िया मेरा दाना चुग लेती है। मैं नहीं चुग पाती मैं नहीं चुग पाती चिड़िया का सामीप्य, चिड़िया का दुलार, चिड़िया का प्रेम। तारुण्य कविता भी बहुत अच्छी कविता है। इसको पढ़ देता हूँ। मुड़े हुए पन्ने में एक अकड़ थी। ये मुड़े हुए पन्ने पर इस तरह की कविता शायद ही किसी ने लिखी होगी। पन्ने तो मैंने भी मोड़ रखे हैं इसी किताब से जिससे मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन उन पर कविता कोई लिखेगा ऐसा मैंने नहीं सोचा था। मुड़े हुए पन्ने में एक पकड़ थी, मुड़े हुए पन्ने में एक अकड़ थी। उस अकड़ के समान कोई बर्फ ना था। बर्फ पता नहीं किस अर्थ में कहा है, लेकिन उस अकड़ के समान कोई बर्फ ना था। उस बर्फ को पिघलाने वाला सूर्य प्रेमियों के अंदर डूब चुका था। उसे मोड़ा ही इसलिए गया था क्योंकि उसने अपने पढ़ने वाले की छाती में टिकाई थी अपनी कोहनियां, चीर दिया था उसने, उसके खाल के नीचे से निकाल ली थी उसकी प्रेयसी के नाम की हाँफ, और ठोक दिया था उसे संभावनाओं की मीनार पर। पुंसत्व से भरा हुआ मुड़ा हुआ पन्ना अपने तारुण्य में जमा रहेगा चिर आय। मुड़े हुए पन्ने को लेकर के बड़ी बात कही है। और बहुत छोटे से दृश्य, छोटी सी घटनाएं, छोटी सी बात इतनी बड़ी हो सकती है। ये ज्योत्सना बनर्जी की कविता हमें बताती है। दुर्लभ शब्दावली लेकर के वे आती हैं। हिंदी को संपन्न इस दृष्टि से किया है। मेरी जायचा, यह कविता है। जायचा तो जन्मपत्री, जन्म कुंडली भी उसको कहते हैं, उसके लिए इन्होंने कहा है। मेरी जायचा छोटी सी कविता है। उसके अंत में कहा है, तुम्हारे सिर और बोझों के बीच बैठी रहूंगी मैं एक डिल्ले की तरह, संतुलन साधती हुई जीवन भर। डिल्ला देखा तो हम सबने हैं, लेकिन शब्द उसके लिए नहीं मालूम था। सिर पर बोझ के नीचे रखने के लिए गोल गद्दी, ये मैंने पहले देखे थे ये सब। अब तो उस तरह के बोझ उठाने वाले नहीं रहे। पनघट से घड़े सिर पर रखने वाली स्त्रियां नहीं अब रही। लेकिन ये हमने देखा था कि वो उसके लिए चूल कहते थे हमारे यहाँ मालवी में, तो ये डिल्ला उसको कहती हैं। महिलाएं हाथ से ही बना लिया करती थीं, कुछ तो अच्छी बुनावट के साथ, सिलाई के साथ बना करके भी रखती थीं, कुछ कपड़े को लपेट करके तत्काल ऊपर गोल गोलाकार, जो एक अ, बॉल होती है, गोल गेंद, उसके जैसा बना लेती थीं। पुरुष भी यही करते थे, उसको डिल्ला कहा है। तो ये जन्मपत्री के लिए डिल्ला की इमेज का इन्होंने उपयोग किया है। गल तकिया कहा है। गल तकिए की नायिका बहुत गहरी संवेदना से उपजी हुई यह कविता है। और गल तकिया गालों के नीचे लगाए जाने वाला छोटा तकिया होता है। यह नई चीज मुझे मुझे पता चली। कोई नायिकाएं होती होंगी, यह तो सूचना ही कुछ अनोखी है कि गालों के नीचे भी तकिया लगाने वाली नायिकाएं होती थीं। शकुंतला को कालिदास ने वाम हस्तोपनिहित वदना आत्मानमपि न विभावयति किम पुनरागंतुकम, ऐसा वर्णन करते हुए लिखा है। बाईं हथेली पर गाल टिकाए हुए अपने आप में ऐसी खो गई है।
कि क्या देख पाएगी कोई कौन आकर के पुकार रहा है, ऐसा प्रेम बदा के मुंह से कहलवाया है अभिज्ञान शाकुंतल में। लेकिन ये कविता है गल तकिए की नायिका पर। सुंदर पोशाक पहनी जब मैंने, किसी ने न कहा कि दिख रही हूं सुंदर। लंबे लाल बूट जो शिकागो से भेजे थे बहन ने, उन्हें पहनकर कद लंबा दिखा जरा सा, परंतु मुड़ मुड़ कर किसी ने न देखा। समंदर के आगे खड़े होकर उतरवाई छवियां, केवड़ा गला, केवड़ा मला गर्दन पर, एड़ियों में लगाई वैसलीन। काजल मिटने न दिया आंखों से, नाखून तराशे हरिद्वार। किसी ने न कहा कि दिख रही हूं सुंदर। यह एक पैराग्राफ हुआ। दूसरा पैरा है, देर रात एक बेहद थका देने वाले दिन के बाद, बिखरे बाल, सूखी आंखें, उतरा चेहरा और बे पीठ दर्द की कराह थामे मच्छरदानी के अंदर जा लुढ़की थी बिस्तर पर जब गल तकिया लिए, तब लग रही हो तब लग रही थी मैं सबसे सुंदर। यह भी न पता चलता मुझे कि तब ही लग रही थी सबसे सुंदर, अगर झी न कहती ऐसा आकर। दवाई देने आई थी आधी रात, मुझसे ज्यादा तो वह थकी लग रही थी। मुझे अर्ध मूर्छित देख कहा उसने, गल तकिए की नायिका, खाओ दवाई और सो जाओ। बहुत ही बेहतरीन कविता है। नौकरानी का नाम है झी, और ऐसे पात्रों पर बहुत सुंदर कविताएं लिखी हैं। विलक्षण बोध मानव स्वभाव का, मानव चरित्र का, और कुछ दुर्लभ क्षणों को जो पकड़ लिया है इस कवि ने। आगे तो ठीक है, यहीं पर कविता का मर्म आ जाता है। बाकी तो फिर यह तो प्रेमी को कहना था, कोई सहेली भी कह सकती थी, पर कहा झी ने। उसने देखा था मुझे मेरे दुखों में, खुद को घसीटते हुए, रोते हुए, चीखते हुए, अंधकार में आलोक खोजते हुए, लजाते हुए, लजाते हुए कभी न देखा उसने मुझे। ये जो घर परिवार का अंग बनी हुई नौकरानी के साथ संबंध है, उनके उनकी दुर्लभ छवियां, इस तरह की कविताएं जोशना बनर्जी की उठाती हैं। हम खींचे जा रहे हैं शीर्षक से कविता है। इसमें दो लाइनें हैं ये, तुम एक तरफा करवट की तरह थे, मैं उस करवट के पीछे वाली दिशा बनी रही। अच्छी अच्छा अंदाजे बयां है कहने की शैली, एक कम चर्चित कविता की तरह रहा मन मेरा। इस तरह की उपमाएं भी हैं और भरी हुई हैं जोशना बनर्जी की कविताएं इस तरह की उपमाओं से। अनुभूति प्रवण उपमाएं हैं प्रायः। प्रकृति भी है, समाज भी है, घर परिवार भी है, भीतर का संसार भी है, बाहर का संसार भी है, अंतः प्रकृति और बाह्य प्रकृति का समन्वय है, जो हम मेघदूत पढ़ाते हुए अपने छात्रों को बताया करते थे। अमूर्त उपमाएं हैं, बहुत ज्यादा अमूर्त उपमाएं हैं, एब्स्ट्रैक्ट सिमिलीज हैं, जो वाल्मीकि के बारे में मैं कहता रहा हूं कि सीता के लिए जैसी अमूर्त उपमाओं की माला वाल्मीकि ने गूंथी है, वैसी किसी कवि ने दुनिया में सीता के लिए नहीं गूंथी होगी। वो तो पहली बार की कविता है, निकल गई, अद्भुत उदाहरण बन करके रह गई। फिर लोग कहते रहे टूटी हुई आस्था की तरह, टूटे हुए विश्वास की तरह, और संस्कार से बिछड़ी हुई वाणी की तरह जिसका कि अर्थ नहीं समझ में आ रहा इत्यादि। मैं नींद के बड़बड़ में कही गई बात हूं, इस तरह की उपमा लेकर के आती हैं। लेकिन जब वो कहती हैं मैं एक लापरवाह कंधे की उचक हूं, तो वे कुछ सूझबूझ अनोखी अपनी जाहिर करती हैं। तो जोशना बनर्जी की कविताएं हैं, उम्मीद है कि लिखती रहेंगी वो। पहला ही संकलन उनका ये दूसरा संकलन है, पहला मैंने पढ़ा नहीं है। लेकिन आगे शायद कुछ और ऐसा वे करेंगी जो हम सबको आह्लादित प्रमुदित करने वाला होगा। दूसरा कविता संग्रह कैलेंडर ऑफ लव है। सरला माहेश्वरी इसकी कवि हैं। सरला माहेश्वरी के प्रकाशनों की बहुत लंबी सूची है इसके ब्लर्ब पर।
तद अतिरिक्त कोई परिचय उनका नहीं है। भूमिका है इस संकलन के साथ में। उनके 10 कविता संग्रह छपे हैं। नारी विषयक विमर्श की 4 पुस्तकें उनकी हैं। 2 नाटक उनके हैं जिसमें जूलियस सीजर के अंतिम 7 दिन तो अनूदित है और खेतू बागदी और गोपाल कहार यह भी अनूदित है। आर्थिक विषयों पर उन्होंने 6 किताबें लिखी हैं और कुछ विविध अन्य पुस्तकें उनकी हैं। 5 6 पुस्तकें और भी हैं जिसमें ज्योति बसु पर संपादित किताब है और अनुवाद है। क्रांतिकारी किसान संघर्ष किताब है। शहीद आजम भगत सिंह पर किताब है। इससे लगता है कि अपने समय समाज के बारे में बहुत ही सजग लेखिका हैं सरला माहेश्वरी। कविताएं पढ़ करके लगता है कि उनकी राजनीतिक प्रतिबद्धताएं हैं जो उन्होंने बिल्कुल भी नहीं छिपाई हैं, पूरी तरह से उजागर की हैं। और कविताएं भी राजनीति कर्म का एक तरह से हिस्सा यहाँ बन करके आई हैं। साफ बेबाक शैली में वे बात करती हैं, कोई आयास नहीं है। सपाट बयानी तो खूब है। मुखर कवि हैं, बेबाक कहती हैं, साफ गोई है और कहीं न कहीं भोलापन है, बच्चों के लिए आकर्षण है, इसीलिए आशा का स्वर भी है। तमाम हिंसा के बीच जो आए दिन देखती हैं और राजनीति की सारी जो विसंगति है, जो गुत्सित सारा गलीज गटर है इस समकालीन राजनीति का, उसके बीच तो वे रह ही रही हैं ऐसा लगता है। कविता पढ़ के मैं नहीं ज़्यादा जानता उनके बारे में। लेकिन फिर भी उनकी कविताएँ, बहुत सारी कविताएँ ट्रिब्यूट्स हैं, प्रशस्ति जिसको कहते हैं। संस्कृत में तो आचार्यों ने कहा कि प्रशस्ति अलंकार बनती है। चाटुकारिता और प्रशस्ति में अंतर करते हैं हमारे आचार्य। प्रशस्ति सुंदर अलंकार हो सकती है कविता का, कहाँ वो अलंकार बनती है और कहाँ केवल चाटुकारिता होती है और कहाँ चाटु बनती है। चाटु तो प्रेमी जो रिझाता है प्रेमिका को उसके लिए चाटु कहा है। और चाटुकारिता, साइको फैंसी जो है वो नहीं है चाटु। और प्रशस्ति भी चाटु नहीं है, प्रशस्ति भी चाटुकारिता नहीं है। और स्तुति भी बन जाती है, स्तुति भी चाटुकारिता नहीं होती, वो तो देवता के लिए अर्पित होती है, समर्पण की भावना से होती है, पूरी आस्था से व्यक्त होती है। तो सरला माहेश्वरी ने राहुल गांधी पर कई कविताएं लिखी, मैं गिन नहीं पाया कितनी हैं, पर 2-3 कम से कम हैं या और भी अधिक हो सकती हैं। और सुंदर कविताएं उन्होंने राहुल गांधी पर लिखी हैं। रवीश कुमार पर भी अच्छी कविता उनकी है। बहुत गहरी भावनाओं के साथ नहीं वो लिखती हैं, बहुत गहन जटिल जंजाल कुछ भी नहीं है। प्रसन्न मुख से, प्रसन्न वदन से वो उच्छ्वसित होती हैं और उत्सव मूर्तियों को देखती हैं अपने समय की, उनसे उस उत्सव रचने का प्रयास करती हैं। इतना ही कुल मिलाकर के मैं कह सकता हूँ। लंबी भूमिका उनकी है, कविता, अपनी कविताओं के बारे में बयान तो उन्होंने दिया है लगभग 2.5 पृष्ठों में। वो कहती हैं, इसलिए यह समय हमसे पूछ रहा है कि आखिर कवि होने का मतलब क्या है। यदि वह शहीद गांधी की खुशबू को ही महसूस न कर सके, उसकी सुगंध को मूर्त न कर सके, इस काली रात में उसकी रोशनी की किरणों को न फैला सके, गांधी के सत्याग्रह और आम जन के अदम्य साहस का संधान न दे सके, तो आज उसका काम ही क्या रह जाता है। दुर्दिन में कवि की जाति के विस्मृत साधकों के यश का गान करना, दुर्दिन में कवि ही जाति के विस्मृत नायकों के यश का गान करता है। वही इस अंधेरी कयामत की तरह की रात में सबके कर्मों के लेखे जोखे का हिसाब करता है। वही काली रात को एक सबसे रोशन रात में तब्दील करता है। और इसमें तो कोई कहने की जरूरत नहीं है कि सरला माहेश्वरी ये सब करने का जतन अपनी कविताओं में करती हैं। रवीश कुमार की किताब इश्क में शहर होना को पढ़ते हुए उन्होंने उस पर एक कविता लिखी है और रवीश कुमार 9 बजे तुम कब आओगे ऐसा पूछते हुए भी एक कविता और लिखी है। कम से कम 2 कविताएं तो रवीश कुमार पर भी हैं और मुझे अच्छा लगा क्योंकि मैं भी प्रशंसक हूँ रवीश कुमार का। और भारत यात्रा जो राहुल गांधी की है उस पर कविताएं उन्होंने लिखी हैं। भारत यात्रा बहुत बड़ी घटना थी, हम सब इसके साक्षी रहे हैं, पर कविताएं तो किसी ने नहीं लिखी जैसी सरला माहेश्वरी ने लिखी हैं और अच्छी ही कविताएं लिखी हैं। समकालीन राजनीति में जो घट रहा है उस पर वे तीखे बयान देती हैं। देखते ही देखते ट्रामा शब्द को नौटंकी बता दिया गया।
बिल्किस बानो के ट्रॉमा को संस्कारी ब्राह्मणों का लेबल लगाकर ढक दिया गया। ये बहुत सारी बातें हैं। बहुत सारी कविताएँ उन्होंने अखबार की खबरें पढ़कर भी लिखी हैं, कुछ अच्छे रचनाकारों की रचनाएँ पढ़ कर के उनको कविताओं में बाँधते हुए लिखी हैं। इस तरह का यह संसार है। सरला माहेश्वरी की कविताओं का लाल सिंह चड्ढा पर उन्होंने कविता लिखी है, जैसा कि हमारे समय के नायकों पर वो लिखती ही हैं। और पूर्व राष्ट्रपति चिली के जो थे, साल्वादोर एलिंदे, उनका तो जो दहला देना वाला वृत्तांत है, उस सब से हम परिचित हुए थे पहले। वो खुद एलादोर एलिंदे की जो भांजी हैं, इज़ाबेल एलिंदे, वे अमेरिका के जादुई यथार्थवादी साहित्य का एक और चमकता हुआ सितारा है, ऐसा वे कहती हैं। और किस तरह से गैब्रियल गार्सिया मार्केज की परंपरा की सबसे उल्लेखनीय कृति के रूप में उनका द हाउस ऑफ स्पिरिट्स आया था। मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन गार्सिया मार्केज के उपन्यास मैंने पढ़े हैं। 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड, लव इन लव इन द टाइम ऑफ कॉलेरा, मैं बहुत प्रभावित हुआ गार्सिया मार्केज के जादुई यथार्थ की दुनिया से। शब्द जैसे कोई जादू, इस शीर्षक से यह जो कवि है इज़ाबेल एलिंदे, उस पर सरला माहेश्वरी ने कविता लिखी है। कुल मिलाकर के दो चार कविताएं पढ़ कर के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। एक कविता है सरला माहेश्वरी की, और योग्यता शीर्षक से कविता है। और अग्निवीर का जो कुछ चल रहा है उस पर यह कविता लिखी हुई है। और अग्निवीर की जो पूरी योजना है उसको देखने का एक नजरिया है। उससे असहमत लोग हो सकते हैं, होंगे ही, और सहमत भी होंगे। सरला माहेश्वरी राजनीति में जहाँ खड़ी हैं, उस दृष्टि से वे देखती हैं, और सच्चाई भी है जो वे कहती हैं। मैं सत्य निष्ठा के साथ घोषणा करता हूँ कि मैं किसी भी अन्याय को देखकर कभी विचलित नहीं हुआ। कभी भी किसी भी समय में मेरे मन में प्रतिवाद और प्रतिरोध का कोई विचार ही पैदा नहीं हुआ। मैंने पत्थर तो क्या, कभी कोई कंकड़ भी नहीं उठाया। आजादी, बलिदान, किसी कहानी का, किसी नारे का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। मैं कभी भी न्याय के पक्ष में खड़ा भी नहीं हुआ। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अग्निवीर भर्ती के लिए निर्धारित योग्यताओं में पूरी तरह खरा उतरता हूँ। यह जो व्यंग्य की तलखी है, यह भी सरला माहेश्वरी की कविताओं में उभरती है। और कैलेंडर ऑफ लव शीर्षक है। प्रेम का संदेश उनकी कविताएं, उनकी अनेक कविताएं देती हैं। बच्चों के समीप भी उनकी कविताएं ले जाती हैं। इतना ही कह कर के ज्योत्सना बनर्जी आडवाणी और सरला माहेश्वरी, इन दो महिला कवियों के दो काव्य संग्रहों पर अपनी यह चर्चा में समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।